Hi. So today we are going to start with the first chapter that is पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। सबसे पहले जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पदार्थ में तो हम पढ़ते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति इज द डेरिवेशन फ्रॉम विच दैट वर्ड इज डिराइव्ड। तो पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है? पदार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, पद प्लस अर्थ। पद शब्द का मतलब होता है शब्द या अक्षर और अर्थ का मतलब होता है शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय। उसके बाद पदार्थ की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं हम, जो अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग बताई गई है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है आचार्य चक्रपाणी के अनुसार। उन्होंने बोला है पदस्यार्थः पदार्थः। चरक संहिता सिद्धि स्थान 12/41 पर चक्रपाणी ने टीका की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। उसके बाद पदार्थ के लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पदार्थ के 3 लक्षण बताए गए हैं, अस्तित्व, ज्ञेयत्व एंड अभिधेयत्व। अस्तित्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, जिसमें होने का भाव पाया जाता है। ज्ञेयत्व का मतलब होता है पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जिससे हमें पदार्थ शब्द का ज्ञान मिलता है, दैट इज ज्ञेयत्व। उसके बाद अभिधेयत्व आता है। अभिधेयत्व इज द स्टेट ऑफ नेमेबिलिटी, दैट इज जब भी पदार्थ को नाम दिया जाता है या संज्ञा दी जाती है तो उसको अभिधेयत्व कहते हैं। और ये पदार्थ के 3 लक्षण हैं, जो कि क्वेश्चन आपको बैक में भी मिलेगा। उसके बाद पदार्थ की संख्या बताई गई हैं, जो कि डिफरेंट संहिताज में और दर्शन में अलग अलग हैं। जैसे कि सुश्रुत संहिता में पदार्थ की असंख्य संख्या मानी गई है। चरक संहिता में सबसे पहले पदार्थ की संख्या को 2 में कैटेगराइज किया है, दैट इज सत एंड असत। सत का मतलब होता है जिसमें होने का भाव पाया जाता है, एंड असत इज जिसमें होने का भाव नहीं मिलता। उसके बाद चरक संहिता और वैशेषिक दर्शन दोनों ने ही पदार्थ की 6 संख्या मानी है, जिसमें से सिर्फ सीक्वेंस का डिफरेंस है, क्योंकि चरक संहिता में जो सीक्वेंस बताया गया है वो चिकित्सा के अनुसार बताया गया है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। चरक संहिता में जो सीक्वेंस बताया गया है वो चिकित्सा के अनुसार बताया गया है, और वैशेषिक दर्शन में जो पदार्थ का सीक्वेंस बताया गया है वो उत्पत्ति के आधार पर बताया गया है। एंड चरक संहिता का जो सीक्वेंस है वो है सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, और वैशेषिक दर्शन का जो सीक्वेंस है वो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। उसके बाद न्याय दर्शन आता है, जिसमें 6 भाव पदार्थ और 1 अभाव पदार्थ के बारे में बताया गया है। देन सांख्य दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन, इनके बारे में बताया गया है। अद्वैत दर्शन के बारे में बताया गया है। उसके बाद आयु की डेफिनेशन आती है। आयु की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्याय आयु रुच्यते। तो आयु को 4 चीज़ों से मिलकर बनाया गया है, जैसे कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। इनका जब संयोग होता है तो उसे हम आयु कहते हैं। इसके 4 पर्यायवाची शब्द हैं, दैट इज सिनोनिम्स, धारी, जीवित, नित्यक एंड अनुबंध। धारी का मतलब होता है जिसे धारण किया जा सके। जीवित का मतलब होता है जो आपको अलाइव रखती है, प्राणों को जीवित रखने वाला। नित्यक का मतलब होता है द डीकेइंग प्रोसेस, जो नित्य ही क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलने वाला होता है। उसके बाद अनुबंध आता है, जो आपको कनेक्टेड रखता है, पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से कनेक्टेड रखने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद आयुर्वेद की डेफिनेशन बताई गई है, हिताहितं सुखं दुःखं मायुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तं आयुर्वेदः स उच्यते। तो ये चरक संहिता सूत्र स्थान 1/41 में दी गई है, जिसमें 4 प्रकार की आयु का वर्णन मिलता है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। इन चारों प्रकार की आयु के लिए हित व्हाट इज बेनिफिशियल, अहित जो बेनिफिशियल नहीं है, इस आयु का मान और इस आयु का स्वरूप जिसमें बताया गया है, इन चारों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम आयुर्वेद कहते हैं। उसके बाद अष्टांग हृदय के अनुसार आयुर्वेद को कैसे बताया गया है, आयु काम्यमानी धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विदयः परमादरः। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1/3 में इसका वर्णन आपको प्राप्त होता है। उसके बाद
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में आती है, दैट इज़ सिद्धांत, जिसमें हमें सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। सिद्धांत का मतलब होता है थ्योरी। जैसे कि सिद्धांत में हमें बताया गया है कि कोई भी हम जैसे अपनी थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है कि आपको उसको लोगों तक पहुंचाना है, आपको इसको प्रूव करवाना है। तो दैट इज़ बेसिकली हाउ थ्योरी इज़ फॉर्म्ड। सिद्धांत भी यही कहता है, सिद्धांतो नाम स यः परीक्षकैः बहुविधम परीक्षय हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय। चरक संहिता विमान स्थान 8/37 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सिद्धांत की। इसमें बताया गया है कि एग्जामिनर्स के द्वारा, लाइक परीक्षकों के द्वारा, अनेक बार परीक्षा विषयों को की परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा उन परीक्षा विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। मीन्स जो लास्ट में डिसीजन दिया जाता है, जब प्रॉपरली उस थ्योरी का एग्जामिनेशन हो जाता है, उसको हम सिद्धांत कहते हैं। जिसे अनेक प्रकार के परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाए, उसे हम सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद सिद्धांत के 4 भेद बताए गए हैं: सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। सबसे पहले हम सर्वतंत्र सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसका मतलब है कि जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है, मीन्स विच इज़ नोन इन एवरी शास्त्र, उसको हम सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं, जिसे सारे विद्वान लोग मानते हैं। अर्थात जो सर्वसम्मत होता है, मीन्स विच इज़ फेमिलियर इन ऑल। इसका एग्जाम्पल है कि रोगों के कारण होते हैं। हम सबको पता है कि रोगों के कारण होते हैं और साध्य रोगों की चिकित्सा क्या है, कैसे है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। सेकंड इज प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बताया गया है। लाइक कहीं पर अगर रसों की संख्या 6 मानी गई है तो कहीं पर रसों की संख्या 8 मानी गई है। सो दिस इज प्रतितंत्र सिद्धांत। थर्ड वी कम ऑन टू अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं, जब भी हम एक पर्टिकुलर चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसमें हम एक और टॉपिक को, एक एडिशनल टॉपिक को जब एक्सप्लेन कर देते हैं तो उसको हम अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि जिस विशेष विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाता हो, उसमें उसी विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का प्रस्तुत करना अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कहा जाता है कि मुक्त पुरुष अनुबंधित कर्म नहीं करते क्योंकि वह निष्प्रह होते हैं। निष्प्रह का मतलब होता है क्योंकि वह कामना रहित होते हैं, उनको दोबारा जन्म लेने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों से मोक्ष मिलना होता है, तो वो मुक्त होना चाहते हैं अपने कर्मों से। तो इस अधिकरण सिद्धांत से ये सिद्ध होता है, इस वचन से ये सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है और मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसे शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। फोर्थ इज अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत का मतलब होता है कि कभी अगर कोई अप्रमाणित बात है, विच इज़ नॉट वेरीफाइड, कोई अप्रमाणित बात है, कोई अपरीक्षित बात है जिसको एग्जामिन नहीं किया गया है, कोई अनुपदृष्ट बात है, जिसको देखा नहीं गया है, कोई अहेतुक बात है जिसका कोई हेतु नहीं है, जिसका कोई कॉज ही नहीं है, उस बात को अगर वैद्य लोग वाद विवाद के समय मान लेते हैं तो उसे हम अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कभी हम द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, कभी गुण को प्रधान मानकर कहेंगे, तो ये अभ्युपगम सिद्धांत के अंदर आता है। नेक्स्ट, आयुर्वेद के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांतों का वर्णन एवं उनका महत्व। अगर हमें कोई भी सिद्धांत को समझना है, कोई भी शास्त्र को समझना है, तो हमें उसके सिद्धांतों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयुर्वेद शाश्वत है, क्योंकि उसके सिद्धांत शाश्वत और नित्य हैं, कभी खत्म नहीं होने वाले उसके सिद्धांत हैं, हमेशा अमर रहने वाले उसके सिद्धांत हैं, बिकॉज ये विद्वानों के द्वारा रचित है। तो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जैसे कि पंच महाभूत सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, सप्त धातु सिद्धांत, षड्रस सिद्धांत, धातु पोषण सिद्धांत, त्रिविध रोग मार्ग सिद्धांत, स्त्रोतस सिद्धांत, त्रिदंड सिद्धांत, सामान्य विशेष सिद्धांत, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, अग्नि आहार सिद्धांत, स्वभावो परमवाद सिद्धांत, व्याधित रूपीय सिद्धांत, नवद्रव्य सिद्धांत, पंचक सिद्धांत, प्रकृति समसम वेद एवं विकृति विषम समवाय सिद्धांत।
तो ये सारे सिद्धांतों का वर्णन आपको इस पूरी पदार्थ की बुक में मिल जाएगा, बट फर्स्ट चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत पढ़ेंगे विच आर डिस्क्राइब्ड एज। सो नंबर 1 इज पंच महाभूत सिद्धांत। पंच महाभूत सिद्धांत एक सर्वतंत्र सिद्धांत कहा जाता है। सर्वतंत्र जो हमने पढ़ा, जो सभी शास्त्रों में हमको मिलता है, विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। आप कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे आपको उसमें पंच महाभूत सिद्धांत ज़रूर मिलेगा, बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल सिद्धांत। आयुर्वेद में अनेकानेक सिद्धांतों का ये आधारभूत सिद्धांत बनता है। पंचमहाभूत सिद्धांत क्या कहता है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंचभूत या पंचमहाभूत कहते हैं। इनकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली कारण रूप या कार्य रूप। कारण रूप एक ऐसी अवस्था है जो किसी भी चीज़ को फाइनल रूप में आने से पहले की जो अवस्था है, लाइक आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले उसके बारे में आप सोचेंगे, उसके बाद आप एक्शन करेंगे। तो जो सोचने वाली अवस्था है दैट इज़ योर कारण अवस्था, एंड जो कार्य करने के बाद आपकी अवस्था होगी दैट इज़ आपकी कार्य अवस्था। दो रूप इसमें बताए गए हैं, दो अवस्थाएं बताई गई हैं, जैसे कि हर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांचों पंच महाभूत की क्रमशः विशेष गुण होते हैं। लाइक आकाश में शब्द गुण पाया जाता है, वायु में स्पर्श रूप पाया जाता है, अग्नि में रूप गुण पाया जाता है, जल में रस गुण पाया जाता है और पृथ्वी में गंध रूप पाया जाता है। आकाश इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन, आकाश इज ऑल अबाउट स्पेस। तो जहाँ स्पेस होगा वहाँ साउंड होगा। दिस इज आकाश रिलेटेड टू आकाश महाभूत इज रिलेटेड टू शब्द। नेक्स्ट इज वायु। वायु इज एयर। सो जहाँ पर आपको एयर होगी वहाँ पे आपको फील करने का सेंस होगा, वहाँ पे आपको टच का सेंस मिलेगा विच इज़ ऑल अबाउट स्पर्श। जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर आप रूप उसे दे सकते हैं। अग्नि इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आप खाना बनाते हैं उसमें आप अग्नि का यूज़ करते हैं। अग्नि खाने को पकाती है, उसका रूप में परिवर्तन करती है। तो अग्नि जहाँ पर भी होगी वहाँ पर उसका विशेष गुण रूप होगा। जल जो कि पानी है वो आपको रस टेस्ट के बारे में बताता है। पृथ्वी जो है आपको स्मेल गंध के बारे में बताती है। सो दिस इज पंच महाभूत रिलेटेड टू देयर गुण। सारे ही पंच महाभूत प्रेजेंट हैं, सारे ही गुण प्रेजेंट हैं। एक महाभूत में सारे गुण प्रेजेंट हैं बट डोमिनेंसी इज आकाश महाभूत में शब्द गुण की डोमिनेंसी होगी, वायु महाभूत में स्पर्श रूप की डोमिनेंसी होगी, एंड लाइकवाइज अदर्स। शरीर में उपस्थित सभी अंग प्रत्यंग, धातु, उपधातु आदि की उत्पत्ति पंच महाभूतों से हुई है। तो दिस इज कॉल्ड पंचमहाभूत सिद्धांत। इसमें जो भूत शब्द है वो महाभूत के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इनको हम सिनोनिमसली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पंच महाभूत के आधार पर द्रव्यों के कर्म बताए गए हैं। जैसे कि जो आकाशीय द्रव्य है, जो आकाशीय द्रव्य है उसका क्या काम होता है, मृदुता लाना उसका काम होता है, सुषिरता एवं लघुता उत्पन्न करना। आकाशीय द्रव्य जो भी होते हैं वो आपको हल्का महसूस करवाने में मदद करते हैं, मृदुता कोमलता लेकर आते हैं, ये आकाशीय द्रव्यों का काम होता है। वायव्य द्रव्य जो होते हैं वो रूक्षता पैदा करते हैं, मीन्स ड्राइनेस पैदा करते हैं, दौर्बल्य, लीन बनाते हैं, आपको गति लाते हैं। स्वच्छता एवं लघुता उत्पन्न करने में आपके वायव्य द्रव्य हेल्प करते हैं। उसके बाद आग्नेय द्रव्य आते हैं जिसमें अग्नि महाभूत डोमिनेंसी है। देहन पाचन का कर्म आग्नेय द्रव्य का होता है। कांति प्रदान करते हैं, कांति इज कॉम्प्लेक्शन, वर्ण आदि उत्पन्न करते हैं। वर्ण इज वॉइस। उसके बाद आप्य द्रव्य आते हैं। आप्य द्रव्य इज जल। शरीर में क्लिनता मीन्स आपको ड्राइनेस प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, स्नेहन का कार्य करते हैं। उसके बाद विषयंदन, मृदुता, तर्पण आदि ये सारे जल का कार्य होता है, जल आप्य द्रव्य का कार्य। नेक्स्ट इज पार्थिव द्रव्य। पार्थिव इज जो पृथ्वी महाभूत डोमिनेंस है। शरीर को उपचित करना, लाइक एनाबॉलिज्म का प्रोसेस जो होता है, दृढ़ता उत्पन्न करना, गुरुता लाना मीन्स हैवीनेस लाना,
एवं स्थिरता लाना, स्टेबिलिटी लाना, ये सारा काम किसका है? पृथ्वी महाभूत का। तो जब पृथ्वी आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है तो उस चीज़ की डोमिनेंसी वाले द्रव्यों से भी सेम एक्शन होगा, विच इज़ सामान्य विशेष सिद्धांत। सामान्य विशेष सिद्धांत इज़ लाइक अगर किसी को स्थूल होना है सपोज किसी व्यक्ति को, तो वो क्या करेगा? वो सेम चीज़, वो स्थूलता पैदा करने वाली चीज़ों को खाएगा जिससे उसको स्थूलता आएगी। तो ये सामान्य विशेष सिद्धांत के अंतर्गत एक छोटा सा पार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया। आगे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज भूतानुप्रवेश सिद्धांत। भूतानुप्रवेश सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि पूर्व महाभूत उत्तरोत्तर महाभूतों में प्रवेश करते हैं। इसी कारण उत्तरोत्तर महाभूतों में अपने अपने स्वाभाविक गुणों के साथ साथ पूर्व महाभूतों के गुण भी आ जाते हैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज आकाश महाभूत की अगर हम बात करें, आकाश महाभूत में आपको लगता होगा कि सिर्फ आकाश प्रेजेंट होता है, बट दिस इज़ नॉट व्हाट दिस सिद्धांत सेज। इसका मतलब है अगर आकाश महाभूत है तो उसमें बाकी सारे पंच महाभूत प्रेजेंट होंगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, बट उनके कॉम्पोजिशन में डिफरेंस होगा। लाइक आकाश महाभूत प्रेजेंट है, आकाश महाभूत में आकाश प्रेजेंट है तो वो 1.5 पार्ट प्रेजेंट होगा। उसके साथ साथ अगर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये भी आपको उसमें प्रेजेंट मिलेंगे, बट द कॉम्पोजिशन इज 1/8। सो 1/8 इज ऑल द अदर पार्ट्स एंड 1/2 इज द आकाश महाभूत। लाइकवाइज अदर्स, अगर वायु महाभूत प्रेजेंट है तो उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश ये सारे 1/8 प्रेजेंट होंगे, और वायु प्रेजेंट है वायु महाभूत में तो वो 1.5 पार्ट प्रेजेंट होगी। सिमिलरली डिफरेंट महाभूत है एंड सिमिलरली इज विद देयर गुण। लाइक आकाश महाभूत है, आकाश महाभूत में शब्द गुण आपको मिला था, तो शब्द गुण प्रेजेंट है आकाश महाभूत में। जैसे कि वायु महाभूत में आपका स्पर्श गुण डोमिनेंट होता है, लेकिन इसमें शब्द गुण के साथ साथ शब्द गुण भी प्रेजेंट होगा। लाइकवाइज जब हम अग्नि महाभूत की बात करेंगे तो इसमें रूप गुण डोमिनेंस है, लेकिन इसमें स्पर्श भी होगा और शब्द भी होगा। तो ऐसे ऐड होते जाएंगे, पूर्व महाभूत के गुण उत्तरोत्तर महाभूतों के गुण में ऐड होते जाते हैं। इसको हम भूतानुप्रवेश सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की उपयोगिता कहाँ पर है? भूतानुप्रवेश सिद्धांत की उपयोगिता आपको गर्भ उत्पत्ति में मिल जाती है। गर्भ की उत्पत्ति में जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है, मतलब जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है और उसमें चेतना अवस्थित होती है, तब उसमें वायु महाभूत के द्वारा डिवीजन का कर्म होता है, अग्नि महाभूत के द्वारा पाक क्रिया होती है, आप महाभूत के द्वारा उसमें क्लीनता पैदा होती है, क्लेदन क्रिया होती है, और पृथ्वी महाभूत के द्वारा उसमें कॉम्पैक्शन आता है, एंड आकाश महाभूत के द्वारा उसमें एक्सपेंशन होता है। इसका एक श्लोक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तम चेतनावस्थितम वायु विभर्जति तेज एनम पचति आपह क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाशम विभर्द्यति, जो कि आपको सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 5/3 में इसका रेफरेंस मिलता है। उसके बाद त्रिदोषों का वर्णन किया गया है। 3 दोषों के बारे में हम पढ़ते हैं, वात, पित्त और कफ। वात दोष जो है उसमें वायु महाभूत से मिलकर बनता है, आकाश महाभूत और वायु महाभूत ये दोनों मिलकर वात दोष बनाते हैं। उसके बाद पित्त दोष आपका अग्नि महाभूत से बनता है, और कफ दोष पृथ्वी और जल से मिलकर बनता है। यह आपके त्रिदोष सिद्धांत के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका षड्रस सिद्धांत आता है, जो कि 6 रसों के बारे में। षड्रस इज 6 रसेस लाइक मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एंड कषाय। ये 6 रस हैं जिसमें 2-2 महाभूत प्रेजेंट होते हैं। लाइक मधुर रस में पृथ्वी और जल मिलते हैं, अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि, लवण रस में अग्नि और जल, कटु रस में अग्नि और वायु,
तिक्त रस में वायु प्लस आकाश और कषाय रस में पृथ्वी प्लस वायु। उसके बाद द्रव्यों के गुण और पंच महाभूत सिद्धांत के बारे में बताया गया है। इसमें जो वमन द्रव्य हैं जो आपके ऊर्ध्व मार्ग से दिए जाते हैं, उसमें कौन सा महाभूत प्रेजेंट होता है? अग्नि और वायु। जो आपके विरेचन द्रव्य हैं उसमें पृथ्वी और जल। इसका एक कॉन्सेप्ट है कि ऊर्ध्व गति से जो आप लेंगे जो भी द्रव्य वो लाइट होंगे, लाइक वायु इज लाइट, अग्नि इज जो आपकी डिजेस्टिव फायर है दैट इज प्रेजेंट। विरेचन द्रव्य हैवी द्रव्यों से मिलकर बनेंगे लाइक पृथ्वी एंड जल। उसके बाद संशमन द्रव्य आते हैं जो कि आकाश महाभूत से मिलकर बनते हैं। संग्राही द्रव्य में आपका वायु महाभूत प्रेजेंट होता है। दीपनीय द्रव्य वो आपका अग्नि डोमिनेंट होगा। लेखन द्रव्य जो स्क्रैपिंग होती है लाइक अग्नि एंड वायु महाभूत डोमिनेंट होती है। और भ्रमण द्रव्य जो आपकी बॉडी को नरिश करते हैं वो पृथ्वी और जल हैं। इसको आप मेमोराइज करने का एक तरीका कर सकते हैं कि जो वमन द्रव्य है और लेखन द्रव्य हैं उनके महाभूत सेम है, अग्नि प्लस वायु। और विरेचन और भ्रमण द्रव्य के महाभूत सेम है, दैट इज पृथ्वी प्लस जल। उसके बाद वी मूव ऑन टू त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत में बताया गया है कि वात, पित्त और कफ जब आपकी साम्य अवस्था में रहते हैं, मीन्स नॉर्मल स्टेट में रहते हैं, तब वे शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। और जब ये विषम हो जाते हैं, मीन्स अपनी नॉर्मल स्टेट से डेविएट हो जाते हैं, डेविएट होकर कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, तो विविध रोगों को उत्पन्न करते हैं, अनेक प्रकार की डिजीजेस को कॉज करते हैं। त्रिदोष सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी 3 दोषों से मिलकर बनती है, वात, पित्त एंड कफ, विच इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट बॉडीज़। तो रचना शरीर में इसका मूल कारण पंचमहाभूत है और क्रिया शरीर में इसका मूल कारण त्रिदोष बताया गया है। उसके बाद त्रिदोष के प्राकृत कार्य आते हैं। प्राकृत वात के कार्य, प्राकृत पित्त के कार्य, प्राकृत कफ के कार्य। सबसे पहले हम वात के बारे में बात करते हैं। तो ये सर्वदा उत्साह, एंथुजियाज्म, श्वास प्रश्वास मीन्स इनहेलेशन एक्सहेलेशन, चेष्टा, पुरीश आदि के वेगों की प्रवृत्ति, रस आदि धातुओं की उचित गति तथा इंद्रियों की पटुता से अनुग्रहित करता रहता है। उसके बाद प्राकृत पित्त के कार्य आते हैं। पित्त में आपका क्या होता है? पक्ति मीन्स पाक क्रिया होती है। ऊष्मा गर्माहट, आपको हीट, सेंस ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं। दर्शन आपको देखने के लिए आइज, जो आपकी डिफरेंट 5 तरीके की पित्त होती हैं उसमें से एक पित्त आपका देखने में काम करती है। क्षुधा दैट इज भूख, तृष्णा प्यास थर्स्ट, रुचि किसी चीज़ में आपका ध्यान जब लगता है, रुचि जब आपको पैदा होती है। कांति इज कॉम्प्लेक्शन, मेधा इज बुद्धि, धी इज ऑल्सो बुद्धि, शौर्य लग्जरी एंड शरीर में मृदुता लाने का कार्य पित्त के द्वारा होता है। मृदुता इज कोमलता, सॉफ्टनेस। देन प्राकृत कफ के कार्य क्या होते हैं? कफ आपके शरीर में दृढ़ता लाता है, मीन्स आपको स्थूल बनाता है एवं और स्निग्धत्व उत्पन्न करता है। देन संधि बंधनों को सुशिलष्ट करना मीन्स जॉइंट्स को मजबूत बनाने का कार्य आपका कफ करता है। एंड शरीर को सहिष्णु बनाना कफ का कार्य होता है, मीन्स अच्छा कॉम्प्लेक्शन, अच्छा सुंदर दिखना इज ऑल अबाउट द वर्क ऑफ कफ। त्रिदोष सिद्धांत की उपयोगिता। तो रोगों की उत्पत्ति में त्रिदोषों की कारणता। सभी रोगों के मूल कारण वात, पित्त एवं कफ ही होते हैं क्योंकि सभी व्याधियों में वात आदि के रूक्षादि लक्षण ही होते हैं। इन्हीं दोषों की शामक औषधियां देने से व्याधि का भी शमन हो जाता है और आयुर्वेद शास्त्र भी वात, पित्त और कफ को ही व्याधियों का कारण मानता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू षड्रस सिद्धांत। षड्रस सिद्धांत में आपके 6 रसों का वर्णन मिलता है: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एंड कषाय। चरक संहिता के सूत्र स्थान में आत्रभद्र काव्य अध्याय में रसों की संख्या के संबंध में संभाषा का वर्णन प्राप्त है। तो इफ यू वांट टू सी दिस यू कैन गो इन द सूत्र स्थान ऑफ चरक संहिता और उसके आत्रभद्र काव्य अध्याय में जाकर आप इसकी संभाषा को पढ़ सकते हैं।
षड्रस सिद्धांत की अगर हम बात करें तो अलग अलग आचार्यों ने रसों की संख्या अलग अलग मानी गई है। जैसे कि हमने शुरू में एक एग्जाम्पल लिया था, रसों के नाम, रसों की संख्या इन आचार्यों के हिसाब से बताई गई है, जिसको आप रीड कर सकते हैं। इसमें से इम्पॉर्टेंट है, पुनर्वसु आत्रेय ने रसों की संख्या 6 मानी है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसके बाद इसमें ये हमने पहले पढ़ा है कि हर रस में 2 महाभूत प्रेजेंट होते हैं और हर रस के अलग अलग कर्म होते हैं। लाइक मधुर रस का काम क्या होता है कि बाल, वृद्ध, शत, क्षीण, वर्ण, केश, इंद्रियां तथा ओजस के लिए वह हितकारी होता है। मधुर रस भ्रमण करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कंठ के लिए हितकारी होता है, मीन्स आपके गले के लिए। दूध को बढ़ाता है, अस्थि को जोड़ता है, आयु के लिए हितकर होता है, जीवन है, स्निग्ध है, वात, पित्त एवं विष का नाश करता है। कौन? कफ। उसके बाद अम्ल रस के कर्म बताए गए हैं। ये क्या करता है? प्रदीप्त करता है, स्निग्ध करता है, हृदय के लिए हितकारी होता है, पाचक होता है, रोचक होता है, उष्ण वीर्य होता है, परंतु स्पर्श में शीत होता है, प्रीणन करना है, क्लेद कारक होता है, लघु है, मीन्स लाइट है, कफ, पित्त एवं रक्त को बढ़ाता है और प्रतिलोम वायु को अनुलोम करता है। ये आपके अम्ल रस के गुण हैं। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट लवण रस के कर्म क्या है? स्तंभ करता है, संघात करता है और बंध को नष्ट करता है। अग्निवर्धक होता है, स्नेहन करता है, वेदन करता है, तीक्ष्ण होता है, रुचिकर है, छेदन क्रिया करता है और भेदन क्रिया करता है। ये लवण रस के गुण हैं। उसके बाद कटु रस के कर्म। कटु रस गल रोग, उदर्द, कुष्ठ, अल्सक और शोथ इस स्वेलिंग को नष्ट करता है, व्रण को शिथिल करता है, स्निग्धता पैदा करता है, मेद और क्लेद को सुखाता है, अग्निवर्धक है, आम का पाचन करता है, रुचिकारक है, मुख, नासा, नेत्र और शिर का शोधन करता है, अन्न का शोषण करता है, बंधों को तोड़ता है, स्त्रोतसों को विस्तृत करता है और कफ का नाश करता है। ये कटु रस के कार्य हैं। उसके बाद तिक्त रस। तिक्त रस क्या है? तिक्त रस स्वयं अरुचिकर है, मीन्स तिक्त किसको खाना पसंद होगा? तिक्त रस वो स्वयं ही अरुचिकर है, परंतु अरुचि को नष्ट करता है। स्वयं अरुचिकर होने के बाद भी ये अरुचि को नष्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृमि इज वॉर्म्स, तृष्णा प्यास, विष पॉइजन, कुष्ठ मूर्छा अनकॉन्शियसनेस, ज्वर इज फीवर, उत्क्लेश दाह इज बर्निंग सेंसेशन, पित्त आदि विकार एवं कफ विकार को नष्ट करता है। क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, पुरीश और मूत्र का शोषण करता है। लघु है, मेद्य है, शीतवीर्य है, रूक्ष है, स्तन्य तथा कंठ का शोधक है। दिस इज ऑल अबाउट तिक्त रस। देन कषाय रस। कषाय रस पित्त एवं कफ का शमन करता है। शमन मीन्स दबाता है। ये स्वयं गुरु है, रक्त शोधक है, पक्व शोध का पीड़न करता है, व्रण रोपक है, शीत है, क्लेद और मेद का शोषण करता है, आम का स्तंभन करता है, ग्राही है, रूक्ष है और त्वचा का प्रसादन करता है। मीन्स स्किन के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रस है कषाय रस। कषाय इज एस्ट्रिंजेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कषाय रस का आंवला। मधुर इज स्वीट, अम्ल इज खट्टा, लवण is salty, katu is pungent, तिक्त is bitter and kashai is astringent. कटु का मतलब होता है तीखा और तिक्त का मतलब होता है कड़वा। सो अक्सर इसमें हम कंफ्यूज कर जाते हैं, तो दिस इज अ थिंग जिसको आपको रिमेंबर करना चाहिए। कटु इज तीखा एंड तिक्त इज कड़वा। इसमें अब डिफरेंट वात, पित्त और कफ के अनुसार रसों के बारे में बताया गया है कि मधुर रस क्या करता है? कफ को बढ़ाता है और वात और पित्त को कम करता है।
सिमिलरली अम्ल रस जो है आपका वात का शमन करता है और पित्त और कफ को बढ़ाता है। लवण रस आपका वात को कम करता है और पित्त और कफ को बढ़ाता है। कटु रस तीखा है, तीखा है तो क्या करेगा, वात और पित्त को बढ़ाएगा और कफ को कम करेगा। तिक्त रस आपका कड़वा है, वात को बढ़ाएगा और पित्त और कफ को कम कर देगा। कषाय रस आपका एस्ट्रिंजेंट है, वात को बढ़ाएगा और पित्त और कफ को कम कर देगा। सो दिस इज षड्रस सिद्धांत एंड षड्रस सिद्धांत की उपयोगिता। उसके बाद इसमें एक सिद्धांत आता है धातु पोषण सिद्धांत। धातु पोषण सिद्धांत में हम 3 न्याय पढ़ने होते हैं, 3 न्याय का वर्णन मिलता है हमें धातु पोषण सिद्धांत में। सबसे पहला न्याय है शीर्षधि न्याय, सेकंड इज केदारी कुल्य एंड थर्ड इज खले कपोत न्याय। सबसे पहले हम बात करेंगे शीर्षधि न्याय के बारे में। तो शीर्षधि न्याय क्या कहता है, जैसे दूध से दही बनता है, दही से नवनीत बनता है, नवनीत इज बटर, और नवनीत से घृत बनता है, घृत इज घी। उसी तरीके से हमारी सप्त धातुओं का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। तो ये आपकी 7 धातुएं हैं जो अभी मैंने आपको बताई। सबसे पहले होता क्या है कि जैसे कि मिल्क से कर्ड बन रहा है, कर्ड से बटर, बटर से घी, उसी तरीके से आपका होता क्या है कि रस से आपका रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है। सिमिलरली हर पहली पहली धातु से दूसरी दूसरी धातु बनती है। सो इसी को हम शीर्षधि न्याय कहते हैं। सेकंड इज केदारी कुल्य न्याय। केदारी कुल्य न्याय में क्या होता है कि जिस प्रकार खेत में संचित नाली का जल समीप के खेतों को संचित कर क्रम से दूसरे खेतों को संचित करता है, उसी प्रकार आहार रस भिन्न भिन्न मार्गों से रस आदि धातुओं को उन उन धातुओं के समान अंशों से पोषित करता है। तो जो समीप की धातु है उस धातु का पोषक भाग उसे शीघ्र ही पोषित कर देता है, और जो दूर की धातु है उसका पोषण देर से होता है। तो इसमें हम आहार रस, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, सबका अलग अलग मार्गों से नरिशमेंट हो रहा है। बट द थिंग इज कि इसमें जो धातु पहले है उसका नरिशमेंट पहले हो जाएगा। लाइक आहार रस है, आपने आहार रस लिया, आहार रस से आपका सबसे पहले रस धातु में नरिशमेंट पहुंचेगा, उसके बाद आपका रस धातु से रक्त धातु में नरिशमेंट पहुंचेगा। सिमिलरली द नेक्स्ट वंस। तो इस तरीके से इसका नरिशमेंट होता है। देन नेक्स्ट इज खले कपोत न्याय। खले कपोत न्याय इज द लॉ ऑफ सिलेक्टिव नरिशमेंट। तो जिस प्रकार कबूतर अलग अलग दिशाओं से खल में आते हैं और अनाज चुगकर अपने अपने स्थानों पर ले जाते हैं, उसी प्रकार अलग अलग मार्गों से धातुओं का पोषण आहार रस से होता है। मीन्स एक आहार रस है, उसका रस धातु से अलग डायरेक्शन में नरिशमेंट हो रहा है, रक्त धातु का अलग डायरेक्शन में, मांस का अलग, मेद का अलग, एंड सिमिलरली अदर्स। तो दिस इज खले कपोत न्याय। खले कपोत न्याय के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत आता है विच इज लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का वर्णन हमें चरक संहिता के शारीर स्थान में मिलता है, और आचार्य चक्रपाणि ने इस सिद्धांत को मोक्ष की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी माना है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे मूर्तिमान भाव आपके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेम वही मूर्तिमान भाव आपके बाहर भी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे आपका शरीर पंच महाभूत से मिलकर बनता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो वही पंच महाभूत बाहर के एनवायरनमेंट को भी बनाते हैं। दिस इज व्हाट लोक पुरुष साम्य सिद्धांत सेज। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषतावंतः पुरुषे, यावंतः पुरुषे तावंतो लोके इति। चरक संहिता शारीर स्थान में इसका रेफरेंस है 4/13 में। तो इसका मतलब है कि पुरुष लोक के स्वरूप वाला होता है। लोक में जितने मूर्तिमान भाव प्रेजेंट हैं उतने ही भाव विशेष पुरुष में भी हैं, और जितने भाव पुरुष में होते हैं उतने ही भाव लोक में होते हैं। तो जितने भाव आपके अंदर हैं उतने ही भाव आपके बाहर भी हैं, ये सिद्धांत कहता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसका प्रयोजन है कि आपके जो भी सुख दुख का करता है वो कोई तीसरा इंसान नहीं है, वो आप खुद हैं, क्योंकि आप जो क्रिएट करेंगे वही बाहर दिखेगा। दिस इज व्हाट लोक पुरुष साम्य सिद्धांत सेज। नेक्स्ट इज व्याधित रूपीय सिद्धांत।
इसका वर्णन चरक संहिता के विमान स्थान में मिलता है और इसमें व्याधित पुरुष दो प्रकार के बताए गए हैं। मीन्स जो रोगी व्यक्ति हैं वो दो प्रकार के बताए गए हैं, एक गुरु व्याधित और एक लघु व्याधित। सबसे पहले हम गुरु व्याधित के बारे में पढ़ेंगे। गुरु व्याधित का मतलब होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसा होता है कि वो बड़ी बीमारी से ग्रसित होते हैं, परंतु उनका मनोबल इतना स्ट्रांग होता है, उनका मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होती है, परंतु मन, बल और शरीर के उत्तम भावों से युक्त होने के कारण छोटी व्याधि से ग्रसित हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो उनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है कि ऐसा लगता है कि वो किसी छोटी व्याधि से ग्रसित है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किसी बड़ी व्याधि से ग्रसित होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम गुरु व्याधित कहते हैं। सिमिलरली लघु व्याधित का मतलब होता है कि कुछ व्यक्ति कोई छोटी सी बीमारी से ही ग्रसित होते हैं, लेकिन वो मेंटली फिजिकली वीक होते हैं, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लघु व्याधित कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकृति समसमवेद विकृति विषम समवाय सिद्धांत के बारे में। तो इस सिद्धांत का वर्णन भी हमें चरक संहिता के विमान स्थान में मिल जाता है। तो जब इसका प्रकृति समसमवाय के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये कहता है कि जब मिले हुए दोष या रस प्राकृत गुणों को बिना दबाए मिलते हैं, जब बिना सप्रेस करे उन्हें मिलते हैं, तो उन्हें हम प्रकृति समसमवाय कहते हैं। और जब मिले हुए रस या दोष प्राकृत गुणों को दबाकर मिलते हैं, उन्हें सप्रेस कर कर मिलते हैं, तो उसे हम विकृति विषम समवाय सिद्धांत कहते हैं। इसका कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट है, वो कुछ इस तरीके से है कि आम्रात के फल में प्रकृति समसमवेद संयोग से मधुर गुण होता है, अतः उसका वात पित्त नाशक प्रभाव दिखाई देता है। सिमिलरली वार्तक मीन्स बैगन कटु तिक्त रसात्मक होता है, अतः उससे वात की वृद्धि उपेक्षित है, परंतु विकृत विषम समवाय संयोग होने से वार्ताक वात का शमन करता है। सो दिस इज विकृति विषम समवाय सिद्धांत. So this is about the first chapter. Thank you.